प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य के स्वरूप का सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है वह राज्य होता है। अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य का स्वरूप, राज्य के कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य, इसकी प्रकृति, ये सब बातें समझना हमारे लिए निहायत जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे राज्य के स्वरूप के प्रथम लेक्चर में ही ये कहा था कि राज्य के स्वरूप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, लगभग 15 सिद्धांत हैं, ये सभी सिद्धांत मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम वास्तविक रूप में राज्य के स्वरूप का छठा सिद्धांत ले रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य सिद्धांत या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं इसको। क्या? सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य। और राज्य के स्वरूप का जो सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य है, इसमें भी हम इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक रूप में यहाँ सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो H.J. लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। और इसके बाद में इससे पहले भी J.S. मिल ने, ग्रीन ने और हॉबहाउस ने राज्य की सकारात्मक भूमिका के बारे में अपना चिंतन दे दिया था। तो वास्तविक रूप में हम इसके अंतर्गत 4 पार्ट या 4 भाग बना रहे हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है सामाजिक लोकतंत्र परिप्रेक्ष्य का वह J.S. मिल के विचार हैं, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। और दूसरे पार्ट में ले रहे हैं हम T.H. ग्रीन अर्थात थॉमस हिल ग्रीन के विचार ले रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि थॉमस हिल ग्रीन के विचारों के अंतर्गत वास्तविक रूप में सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत पाया जाता है या नहीं, हमें ये देखना है। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान देना है, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं या भारत के राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध, इन सब के बारे में राजनीतिक चिंतकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उन विचारों का जो समुच्चय होता है वह विचारधारा कहलाता है और इसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो मैं ये कहूँगा कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तव में राज्य की प्रकृति, कार्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। और जो ये सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को वास्तव में राज्य की प्रकृति के विभिन्न या विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य। इसे आप सिद्धांत भी कह सकते हो, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, ध्यान दें, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में चाहे आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करें, तो हम यदि प्लेटो से शुरू करते हैं, जो कि राजनीति दर्शन के जनक हैं, और अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, जबकि प्लेटो से पहले सुकरात ने भी किसी न किसी रूप में विचार दिए थे राजनीति के बारे में। और सुकरात से भी पीछे हम जाते हैं तो वास्तव में उससे पीछे 3000 वर्ष पहले ही किसी न किसी रूप में विचार दिए जा रहे थे। जैसे कि हिब्रू राजनीति आती है, हिब्रू एक जनजाति का नाम है, हिब्रू राजनीति के अंतर्गत भी हम इसका वर्णन पाते हैं। तो ये एक अलग बात है कि वास्तविक रूप में व्यवस्थित रूप में राजनीतिक विचार की या विचार व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो प्लेटो से ही होती है। इसलिए हम मूलतः राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को ही मानते हैं। तो ध्यान दें बेटा, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति, कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें आज हम छठा सिद्धांत ले रहे हैं सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य। और इस सिद्धांत का भी दूसरा पार्ट ले रहे हैं, जिसमें कि हम T.H. ग्रीन के विचारों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है राज्य की प्रकृति से जुड़े विविध परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो ये राज्य के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत है, इनको विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है या कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ परिप्रेक्ष्य शब्द लिखा है, शब्दावली लिखी है, ठीक है। इनको सिद्धांत भी कह सकते हैं, परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण का मतलब होता है राज्य को देखने का नजरिया क्या है। तो यहाँ पर राज्य को देखने का नजरिया क्या है ये हमें समझना है। ध्यान दें, अब राज्य की प्रकृति की बात आती है तो सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य
राज्य की प्रकृति को यहाँ कल्याणकारी राज्य के रूप में लेता है। कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध की बात आती है तो वास्तविक रूप में यहाँ जो कार्य हैं वह जन कल्याणकारी कार्य के ऊपर बल दिया जाता है, और व्यक्ति और राज्य के संबंध की बात आती है तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। ये बात मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ, बाकी सारी बातें आगे हमें लेनी है। अब ध्यान दें, फिर मैंने लिखा है मुख्य प्रतिनिधि लास्की, मतलब सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण का जो मुख्य प्रतिनिधि है वह एच.जे. लास्की है, हैरोल्ड जोसेफ लास्की। हालांकि लास्की से पहले भी, जैसा कि मैंने लिखा भी है, इससे पहले भी J.S. मील, जॉन स्टुअर्ट मील, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता, और थॉमस एल ग्रीन, हॉब हाउस ने राज्य की सकारात्मक भूमिका के बारे में अपने विचार दे दिए थे। मतलब लास्की से पहले भी मील, ग्रीन और हॉब हाउस ने राज्य की सकारात्मक भूमिका के बारे में वर्णन कर दिया था। मतलब ये कह दिया था कि भाई राज्य आर्थिक गतिविधियों में जन कल्याण के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद में फिर लिखा है ये चिंतन, मतलब मील, ग्रीन और हॉब हाउस का जो चिंतन है या जो लास्की का चिंतन है, ये चिंतन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो चारों विचारक है, लास्की, मील, ग्रीन और हॉब हाउस, इनका जो चिंतन है वह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करता है। मतलब जो ये चिंतन है वो ये कहता है, क्या कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था को विनियमित किया जाए, और जब बाजार अर्थव्यवस्था को विनियमित किया जाएगा या बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधि में राज्यों का हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ ये चारों के चारों ये कह रहे हैं कि भाई जन कल्याण के लिए राज्य को आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करेगा तो ऐसी स्थिति में राज्य जो संपत्तिशाली होते हैं, जो भूमिपति होते हैं, भूस्वामी होते हैं, उनके पास जो अतिरिक्त इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उस टैक्स से, उस कर से जो आय प्राप्त होगी वो जन कल्याण कार्यों के ऊपर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब हम बात करते हैं आज इसके दूसरे पार्ट की, T.H. ग्रीन के विचार। मील के हमने अपलोड कर दिए हैं, आज हम ग्रीन की चर्चा कर रहे हैं। T.H. ग्रीन के विचार जो कि एक आदर्शवादी विचार की हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो हीगल है, हीगल से अलग हैं। हीगल तो वास्तविक रूप में राज्य को जो है साध्य मान लेते हैं जबकि व्यक्ति को साधन मानते हैं, लेकिन T.H. ग्रीन राज्य को जो है साधन मानते हैं जबकि व्यक्ति को साध्य मानते हैं। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। यस, तो T.H. ग्रीन के विचार ले रहे हैं हम। अब ध्यान दे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ रूसो, जीन जैक्स रूसो, जो कि एक समझौतावादी विचारक है, रूसो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। रूसो, इमैनुअल कांट, हीगल या हेगेल जैसे आदर्शवादी विचारकों का अनुसरण किया है। मतलब T.H. ग्रीन ने भी रूसो, कांट, हेगेल जैसे आदर्शवादी विचारकों का ही अनुसरण किया है, और इसके आधार पर इन्होंने उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया। मतलब T.H. ग्रीन ने रूसो, कांट और हेगेल जैसे जो आदर्शवादी विचारक हैं, जिन्होंने व्यक्ति को जो है साध्य माना है जबकि राज्य को साधन माना, तो इसी का इन्होंने अनुसरण किया है। किसने? T.H. ग्रीन ने भी रूसो, कांट और हेगेल के विचारों का ही अनुसरण किया है, और इनके विचारों का अनुसरण करते हुए T.H. ग्रीन ने उदारवाद की परंपरा को, उदारवाद की परंपरा मतलब उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। और स्वतंत्रता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता ही एक ऐसा विचार है जिस विचार के आधार पर हम संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं राजनीतिक चिंतन के जो शाश्वत प्रश्न है इनके ऊपर अलग से लगभग 30-35 लेक्चर अपलोड करूंगा। उनके आधार पर आप देखेंगे कि वास्तव में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को हम समझेंगे कैसे। क्योंकि यहाँ तो हम केवल राज्य के स्वरूप की चर्चा करें, इसलिए मैं इसके डिटेल्स यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान दें, उदारवादी विचारधारा केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उदारवाद की परंपरा को ये कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया इन्होंने। चूंकि वास्तविक रूप में स्वयं उदारवाद भी दो भागों में बढ़ जाता है, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद ये कहता है कि आर्थिक गतिविधि में राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि सकारात्मक उदारवाद ये कहता है कि आर्थिक गतिविधि में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक गतिविधि में राज्य हस्तक्षेप करेगा तो ऐसी स्थिति में जो संपत्तिशाली होती है, पूंजीपति होती है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, कर लगेगा, और उस कर से जो आय प्राप्त होगी वह जन कल्याणकारी कार्यों के ऊपर खर्च की जाएगी। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर उदारवाद की परंपरा को इन्होंने कल्याणकारी राज्य की दिशा में ही आगे बढ़ाया है। मतलब यहाँ सकारात्मक उदारवाद को ही इन्होंने T.H. ग्रीन ने भी आगे बढ़ाया है। इसलिए आप यहाँ नोट करेंगे कल्याणकारी राज्य की दिशा में ही T.H. ग्रीन ने जो है उदारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और आज हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में उदारवादी विचारधारा की जीत
व्यतीत हुई है डेफिनेटली, क्योंकि उदारवाद की विचारधारा यदि हम देखें तो इसका काल लगभग 450 वर्ष है, 450 वर्ष से ये लगातार जारी है। जबकि हम देखते हैं कि साम्यवाद की विचारधारा की बात आती है, सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ बन गए आज 1991 में, वहां पर साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक उदारवादी विचारधारा में लचीलापन पाया जाता है। ये समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। जैसे प्रारंभ में नकारात्मक उदारवाद, फिर सकारात्मक उदारवाद आ जाता है, और आज हम देखते हैं तो आज ये कहा जा रहा है, निजीकरण को प्रबल दिया जा रहा है, और वापस ये कहा जा रहा है कि भाई जो है व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अपने हित में निर्णय ले सकता है। तो ये देखो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती रहेगी, तो ध्यान दें यहाँ पर। इसके बाद में हम कहेंगे क्या कि टी.एच. ग्रीन के जो विचार हैं उनको हम 4 बिंदुओं के आधार पर आपको समझा सकते हैं। मतलब मुख्यतः 3 बिंदु होंगे और चौथा ही डायग्राम होगा, ठीक है। तो नंबर 1, नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना। मतलब टी.एच. ग्रीन ने नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना दी है। अब नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना क्या दी है, किस रूप में दी है, समझे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उन्होंने उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया, और उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। तो यहाँ पर पहली बात ये आ रही कि नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना इन्होंने दी है। कैसे दी है, ध्यान दें। सबसे पहले टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो ये नैतिक स्वतंत्रता है वो मनुष्य का उपयुक्त गुण है, या इसको उपयुक्त गुण स्वीकार है। मतलब टी.एच. ग्रीन ने नैतिक स्वतंत्रता को मनुष्य का उपयुक्त गुण स्वीकारा है। किसको? नैतिक स्वतंत्रता को मनुष्य का उपयुक्त गुण स्वीकारा है। यह एग्जाम पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो टी.एच. ग्रीन तर्क दे रहे हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है। आप ध्यान देंगे, सच्ची स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है। क्या? फिर से बोल रहा हूं, सच्ची स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है, और अधिकार मनुष्य के नैतिक चरित्र को जन्म देते हैं। ध्यान दें, अधिकार मनुष्यों के नैतिक चरित्र को जन्म देते हैं, कानून को नहीं, ये ध्यान रखना है। और मनुष्य नैतिक प्राणी, सबके आदर्श उद्देश्य एक जैसे, द्वंद्व नहीं, समझे। अब यहाँ टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि चूंकि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, और जब मनुष्य एक नैतिक प्राणी है तो सब मनुष्य के जो आदर्श हैं, ये क्या, सबके आदर्श उद्देश्य एक जैसे हैं। मतलब टी.एच. ग्रीन मनुष्य को एक नैतिक प्राणी मान रहा है, और सच्ची स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है, और अधिकार नैतिक चरित्र को जन्म देते हैं, और ये कानून को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि किसको जन्म देते हैं? अधिकार नैतिक चरित्र को जन्म देते हैं, कानून को नहीं। मनुष्य नैतिक प्राणी है, और जब मनुष्य नैतिक प्राणी, तो टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि सबके जो आदर्श उद्देश्य हैं वो एक जैसे हैं, उनमें कोई द्वंद्व नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। कौन कह रहे हैं? टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं अपनी नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना में। तो आपसे यहाँ पर किसी भी रूप में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है अधिकारों का स्वरूप। टी.एच. ग्रीन अधिकारों के स्वरूप की भी चर्चा कर रहे हैं। अधिकारों के स्वरूप को समझें उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि टी.एच. ग्रीन राज्य और समाज में अंतर मानते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य और समाज में अंतर मानते हैं, और टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि अधिकार राज्य या कानून की मान्यता पर आश्रित नहीं होते। अब ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या, कि अधिकार राज्य या कानून की मान्यता पर आश्रित नहीं होते हैं, समाज की मान्यता पर आश्रित होते हैं। मतलब टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि जो अधिकार होते हैं वो राज्य या कानून की मान्यता पर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि समाज की मान्यता पर आश्रित होते हैं। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर जो अधिकार है उनको मान्यता की जब देने की बात आती है तो टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि ये समाज की मान्यता पर आश्रित होते हैं। कौन? अधिकार। ये कह रहे हैं कि राज्य कानून की मान्यता पर अधिकार आश्रित नहीं होते हैं। कौन कह रहे हैं? टी.एच. ग्रीन। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद में कह रहे हैं कि जिसका सही स्रोत समुदाय की नैतिक चेतना है। मतलब टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो अधिकार होता है, अधिकार का सही जो स्रोत होता है वो समुदाय की नैतिक चेतना होती है। क्या होती है? नैतिक चेतना होती है। इसलिए तो यहाँ पर इन्होंने नैतिक स्वतंत्रता की बात की। मतलब ये कह रहे हैं कि समुदाय की नैतिक चेतना ही वास्तविक रूप में अधिकारों का मुख्य स्रोत होता है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है क्या, कि अधिकारों का मुख्य स्रोत समुदाय की नैतिक चेतना होती है। ये बात किसने कही है? तो किसने कही है? टी.एच. ग्रीन ने कही है। ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। अभी हम नैतिक चेतना ही राज्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अब ध्यान दें यहाँ, मतलब टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि जो मनुष्य की नैतिक चेतना है
जो कि अधिकारों का स्रोत है, वो नैतिक चेतना ही, मनुष्य की जो नैतिक चेतना है वो चेतना ही राज्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। कौन कह रहे हैं? टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं। अतः राज्य आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि का साधन है। अब ध्यान देंगे, फिर कह रहे हैं ये चूंकि नैतिक चेतना ही राज्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, अतः राज्य के आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि का साधन है। ध्यान दें, अतः राज्य आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि का साधन है। मतलब टी.एच. ग्रीन यहाँ पर राज्य को क्या मान रहे हैं? या साधन मान रहे हैं। और क्या करें कि राज्य आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि का साधन है। और जो यहाँ पर मैंने बताया ना, आदर्श उद्देश्य सभी मनुष्यों के, चूंकि मनुष्य नैतिक प्राणी है और नैतिक प्राणी तो सब मनुष्यों के आदर्श उद्देश्य एक जैसे होते हैं, उनमें कोई द्वंद्व नहीं होता है। इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, अतः राज्य आदर्श उद्देश्य की सिद्धि का साधन है और राज्य का वास्तविक कार्य उन बाधाओं को दूर करना है जो आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि के दौरान लोगों के रास्ते में आती हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पर टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि राज्य का जो वास्तविक कार्य है, देखो ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, राज्य का जो वास्तविक मतलब एक्चुअल जो वर्क है राज्य का, वो टी.एच. ग्रीन क्या बता रहे हैं? ध्यान देंगे, राज्य का वास्तविक कार्य, पूरा लिखेंगे, राज्य का वास्तविक कार्य उन बाधाओं को दूर करना है जो आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि के दौरान लोगों के रास्ते में आती हैं। मतलब यह वास्तविक रूप में आदर्श उद्देश्यों की प्राप्ति करने में मनुष्य के सामने जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करना ये राज्य का कार्य है। जैसे मान लीजिएगा अज्ञानता है, मान लीजिएगा अज्ञानता है, तो अज्ञानता आदर्श उद्देश्य की सिद्धि के अंतर्गत जो है एक बाधा है। तो ऐसी स्थिति में राज्य इस बाधा को दूर करेगा, बाधा को दूर करेगा तो फिर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इसलिए जो आदर्श उद्देश्य की सिद्धि के दौरान लोगों के रास्ते में आती हैं, उन बाधाओं को दूर करना ये राज्य का वास्तविक कार्य है। किसके अनुसार? यस, टी.एच. ग्रीन के अनुसार बाधाओं को दूर करना। तीसरा है संपत्ति का विनियमन। अब बेटा ध्यान देंगे, संपत्ति के विनियमन की बात आती है तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल ने भी संपत्ति के जो है विनियमन की बात की है। और वैसे देखें तो देखो, चाहे लास की हो, मिल हो, ग्रीन हो, हाउस हो, ये सभी इस बात के ऊपर बल दे रहे हैं, किस बात के ऊपर? कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जिससे कि जन कल्याणकारी कार्य किए जा सकें। ठीक है, तो ध्यान दें, संपत्ति का विनियमन। तो संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया इन्होंने। सबसे पहले तो ध्यान देंगे, ये जो टी.एच. ग्रीन है, इन्होंने संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि यह सामाजिक हित को बढ़ावा दे सकती है। मतलब सबसे पहले आपको नोट करना है कि टी.एच. ग्रीन ने क्या, टी.एच. ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार का खुल करके समर्थन किया है। क्यों किया है? क्योंकि यह सामाजिक हित को बढ़ावा दे सकती है। मतलब जो संपत्ति है वह सामाजिक हित को बढ़ावा दे सकती है। पर इसके साथ में इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ये बात सही है कि संपत्ति के अधिकार के इन्होंने समर्थन किया, पर इसके साथ साथ इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की और कहा कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। क्या? मनुष्य को भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता की मांग है। कौन कह रहे हैं? टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि भाई देखो, इन्होंने नैतिक स्वतंत्रता को प्रबल दिया है। और यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है कि जो अधिकार है वो अधिकार का सही स्रोत समुदाय की नैतिक चेतना है। और यहाँ जब ये बात आती है कि स्वतंत्रता की मांग है, मतलब स्वतंत्रता की मांग है, टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं मांग है कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब ये स्वतंत्रता की मांग है कि मनुष्यों को भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने की क्या होनी चाहिए? जो है अधिकार होना चाहिए। और संपत्ति की ध्यान देंगे, परंतु उसके बाद में जो संपत्ति की विषमता है, असमानता है, अमीरी और गरीबी में जो गैप है, मतलब संपत्ति की विषमता जो है, ये ग्रीन को दुविधा में डाल देती है। और जब ये दुविधा में डालती है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का विनियमन जरूरी हो जाता है। मतलब टी.एच. ग्रीन ये बात तो कह रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार मनुष्य को होना चाहिए, लेकिन जब संपत्ति के अंतर्गत अमीरी और गरीबी का अंतराल हो जाता है या संपत्ति की विषमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो टी.एच. ग्रीन को ये संपत्ति की विषमता जो है ये दुविधा में डाल देती है। और जब दुविधा में डाल देती है तो ऐसी स्थिति में टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि उस संपत्ति का विनियमन जरूरी हो जाता है। मतलब संपत्ति का विनियमन किया जाना चाहिए। किस लिए किया जाना चाहिए? जिससे कि अमीरी और गरीबी के अंतराल को कम किया जा सके। और जब ये अंतराल कम करेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा? फिर आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ पर उदारवाद का रूप बदल जाता है और नकारात्मक से सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा।
तो यहाँ आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि जो टी.एच. ग्रीन है वो संपत्ति के विनियमन को जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि भाई संपत्ति को विनियमित किया जाए, उसके लिए नियम बनाए जाएं, जिससे कि जो पूंजीपति होते हैं, जो भूस्वामी होते हैं, क्योंकि जो भूस्वामी होते हैं, जो काफ़ी संपत्ति के मालिक होते हैं, जिनके पास हम ज़मीन की बात करें तो आज भी ये स्थिति देखने के लिए मिलती है कि लोगों के पास 100 50 बीघा ज़मीन है। अब बिना परिश्रम किए उनके पास जो है इनकम आय होती रहती है। तो यहाँ पर टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि उनके ऊपर वही कर लगाया जाए। अब कर लगाया जाएगा तो उस कर से जो आय प्राप्त होगी उस आय को जो है वास्तविक रूप में जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए। और जब जन कल्याण के ऊपर खर्च किया जा रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया, कल्याणकारी राज्य की दिशा में ही इन्होंने जो है उदारवाद को आगे बढ़ाया है। मतलब इनका मूलतः कहना ये है कि भी आर्थिक गतिविधियों में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिना हस्तक्षेप के जो है अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है वो दूर नहीं किया जा सकता। और जो दीन दुखी हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, जो असक्षम है, उन लोगों की सहायता फिर कौन करेगा। तो इसलिए इन्होंने वास्तव में राज्य के बारे में कहा है कि राज्य को जो है आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए यहाँ मैंने शुरू में लिख दिया है कि राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का इसने जो है खंडन किया है। किसने? सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत ने। और नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला है। अर्थात उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ही, ध्यान देंगे यहाँ, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ही सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन कर दिया और ये कहा कि राज्यों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। कौन कहता है? सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य। मतलब ये अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करता है और ये कहता है कि आर्थिक गतिविधि में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए और नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। कौन? सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य। मतलब ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि राज्यों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब नकारात्मक उदारवाद में परिवर्तन कर देता है और उस उदारवाद को ये सकारात्मक उदारवाद बना देता है। इसका मतलब ये है कि ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये बात ये कह रहा है। तो आप चाहें तो इस डायग्राम के आधार पर भी सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। ये फिर से दोहराऊं, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य ये कहता है, क्या कहता है कि राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करता है। सबसे पहले तो ये इसका कहना ये है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए और नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। मतलब वास्तविक रूप में जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसका कहना यह है कि राज्य के द्वारा जनता के कल्याण से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए और ये तभी संभव होगा जबकि जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो भूस्वामी होते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा जाए, कर लगा जाए और उससे जो आय प्राप्त हो वह जन कल्याण के ऊपर खर्च की जाए। ये सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य सिद्धांत कहता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप यहां तक ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने यहां लिखा है, ग्रीन विशेष रूप से भूमि के स्वामित्व को ऐसी स्थिति के लिए दोषी ठहराते हैं। मतलब यहां आप ध्यान देंगे कि टी.एच. ग्रीन जो ये संपत्ति की विषमता है, इस संपत्ति की विषमता के लिए ग्रीन विशेष रूप से भूमि के स्वामित्व को ऐसी स्थिति के लिए दोषी ठहराते हैं। मतलब इनका जो कहना वो ये है कि भाई संपत्ति की विषमता विशेषकर भूमि के स्वामित्व के कारण होती है और जब भूमि के स्वामित्व के कारण होती है तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर कर लगाया जाए जिससे कि जो आय प्राप्त हो उसे जनता के कल्याण पर खर्च किया जाए। मतलब मूल जो बात है वो ये है कि ग्रीन विशेष रूप से भूमि के स्वामित्व को ऐसी स्थिति के लिए दोषी ठहराते। कैसी स्थिति के लिए? संपत्ति की विषमता के लिए भूमि के स्वामित्व, क्या? संपत्ति की विषमता के लिए भूमि के स्वामित्व को विशेषकर दोषी ठहराते हैं। कौन? टी.एच. ग्रीन। और यही बात जे.एस. मिल ने भी कही है कि वास्तविक रूप में जो संपत्ति की विषमता है उस संपत्ति की विषमता के लिए विशेषकर जो दोषी है वह कौन है? भूमि का स्वामित्व है। तो वो भी जो है भूमि के स्वामित्व की बात करता है। कौन? जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन भी इसी बात को कह रहे हैं। इन दोनों का कहना विशेषकर यहाँ ये है कि भाई जो भूस्वामी होते हैं,
हैं, जो भूमि के मालिक होते हैं वो बिना परिश्रम किए ही उनकी आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, और उस टैक्स से, कर से जो आय प्राप्त हो उसे जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। ये दोनों ये बात बोलते हैं, मिल भी ये बात बोलता है और टी.एच. ग्रीन भी ये बात बोलता है। तो ये हो गया आपका सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य सिद्धांत या दृष्टिकोण का दूसरा पार्ट। इसके बाद में हम इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, मतलब होबहाउस और लास्की, ये दो बच गए, इन दोनों के ऊपर भी मैं अलग अलग से 2 लेक्चर अपलोड करूंगा। मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को आपको गहराई से समझाना। ये स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है आप सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य सिद्धांत या दृष्टिकोण को ठीक से समझ गए होंगे। इसका ये दूसरा पार्ट है। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।